जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जो मेरे से पूछा जाता है, भी यार हमारे पास इंडिया का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, क्या हम न्यूजीलैंड में वीज़ा ले लेंगे? यहाँ इन्होंने रेजिडेंसी निकाल दी भाई, नर्सेज को रेजिडेंसी मिलेगी। तो मेरे से कई पूछती हैं भी हमारे पास इंडिया में नर्सिंग एक्सपीरियंस है, क्या हमें वहाँ पे रेजिडेंसी मिलेगी? बहुत सारे ड्राइवर्स के लिए निकाल दिया भी, अगर आपके पास क्लास 5 का 4 साल का एक्सपीरियंस है तो हम आपको 2 साल का वर्क वीज़ा। मेरे कहने का मतलब ये है भी हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं भी जिसमें ये कंपेयर किया जाता है भी मेरे पास उस पर्टिकुलर चीज़ का इंडिया का एक्सपीरियंस है पर न्यूजीलैंड का मेरे पास कुछ नहीं है, ना न्यूजीलैंड की क्वालिफिकेशन है, ना मेरे पास न्यूजीलैंड का उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो क्या मैं स्टिल एलिजिबल हूँ उस चीज़ को लिए अप्लाई करने के लिए? तो वो उसका आंसर है येस, पर उसके लिए कंडीशंस क्या हो जाती हैं हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हो सकता है आप नहीं तो कम से कम नहीं तो आपके लिंक में 2 लोगों के जरूर काम आने वाली है, तो उन 2 लोगों के साथ शेयर करना मत भूलना। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ भी एक जो चीज़ होती है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है, NZQA, वो होती है न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन असेसमेंट। मतलब क्या होता है, अगर आपने इंडिया में कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है, PhD कुछ भी कर रखा है, उसकी क्वालिफिकेशन, उस क्वालिफिकेशन की असेसमेंट होती है न्यूजीलैंड के हिसाब से। तो फिर वो बताते हैं भी भाई आपने जो एजुकेशन की है वो हमारे यहाँ पे किस लेवल की है। ये तो हो गया NZQA। ये एक चीज को याद रखना, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। मैं एग्जांपल लेता हूँ भी प्राइमरी टीचर की या सेकेंडरी टीचर की, क्योंकि इन्होंने अभी क्या कर दिया है कि प्राइमरी टीचर हैं जहाँ आप सेकेंडरी टीचर हैं न्यूजीलैंड में, तो आप स्टेट टू रेजिडेंसी में अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो आप? अगर आप रजिस्टर हो गए टीचिंग में, मतलब सेकेंडरी या प्राइमरी टीचर में, तो आप सीधा रेजिडेंसी की फाइल लगा सकते हो फैमिली के साथ। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप पहले क्या था, पहले आपको वर्क टू रेजिडेंसी मिलता था, अब क्या कर दिया इन्होंने, सीधा स्टेट टू रेजिडेंसी, आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो, PR के लिए एलिजिबल हो। पर क्वेश्चन वही आ गया भी कैसे करें। करना आपको क्या होता है, सबसे पहले तो आपको की एजुकेशन काउंसिल की जो साइट है वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। अब वो रजिस्टर तो कर लेंगे पर उनकी कुछ डिमांड है, वो आपके जो आपसे उनको चाहिए। पहली बात जो मैंने आपको बताया, NZQA करवाओ। दूसरा, आपको WES करवाना पड़ेगा। WES क्या होता है भी, आपको अपने जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन करके, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने मास्टर्स की है, BEd की है, कुछ भी किया है, उन सारे कॉलेजेस से आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो डायरेक्टली जाएंगी, मतलब असेस होने के लिए। आपके नहीं, वो सील बंद होके जाती है लिफाफे में, वो आपकी यूनिवर्सिटी भेजती है, वहां पे आप फीस वगैरह पे करते हो, आप बताते हो उनको कि यहाँ से वहां भेजना है, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर है, लोग करवाते रहते हैं। तो वो सील बंद होके वहां पे जाएंगी, तो वो असेस करेंगे भी हाँ ये सही है गलत है। वो आपका ये चेक करते हैं भी कितनी ओरिजिनल है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक ये चीज करवानी होती है। तीसरा आपको करवाना होता है वो ये आपके जो नॉर्मल चेक होते हैं भी, आपका पुलिस क्लियरेंस है, या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट वीजा नहीं है, आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये सारा कुछ करने के बाद वीजा अप्लाई करना पड़ता है भी हाँ भाई मेरे पास न्यूजीलैंड में काम करने का वीजा है, या पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी चीजें करवाओ, उसके बेसिस पे आप वीजा अप्लाई करो भी मेरे पास रजिस्ट्रेशन हो गई है, अब मुझे वर्क वीजा दे दो। ये चीज हो सकती है। या आप यहाँ पे वीजा पे आ रखे हो, सपोज करो एक्रेडिटेड वर्क वीजा, आपके पार्टनर का एक्रेडिटेड वर्क वीजा लगा हुआ है, यार आप यहाँ पे आ रखे हो और आपने इंडिया में टीचिंग कर रखी है, तो आप उस चीज में भी कर सकते हो। तो अच्छा, तो ये चीज होगी। WES हो गया आपका, NZQA हो गया आपका, पुलिस चेक वगैरह हो गया, वीजा वाला क्लियर हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका IELTS वगैरह या PT, वो आपके लिए कंपलसरी है, मतलब मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एजुकेशन यहाँ से नहीं है, न्यूजीलैंड के एजुकेशन सिस्टम से आप इनरोल नहीं हो, तो वो उसके लिए मतलब आपकी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो मीडियम है एजुकेशन का वो इंग्लिश है, तो वो चाहते हैं भी आपको ऐसा ना हो भी बच्चे कुछ बोलते रहे, आपको समझ में ना आए, या आप कुछ बच्चों को समझाना पाए, तो उन्होंने बोल दिया भी आपको PT या इंग्लिश IELTS करनी पड़ेगी, पर आपको 6.5 ईच, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, 6.5 ईच में लानी है। मतलब ओवरऑल तो चाहिए, ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे अगर आपके इंडिविजुअल आएंगे, पर आपको ईच 6.5 चाहिए, ये उसके कॉरेस्पॉन्डेंट जितने PT में बनेंगे, पर 6.5 चाहिए आपको ईच। ये हो गया, ये हो गए सारे आपके बेसिक डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए रजिस्टर होने के लिए।
अब रजिस्टर होने के बाद जब आप रजिस्टर हो गए, फिर आपको चाहिए प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? जैसे मैं आपको यहाँ बताता रहता हूँ भी गाड़ी के लिए वॉफ चाहिए होता है, भी जो बताता है भी आप की गाड़ी फिट है रोड पे जाने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब तक कोई आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपको वॉफ वारंटी ऑफ फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ऐसी प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है टीचर के लिए। वो क्या होता है? आपका इंडक्शन होता है, मेंटरशिप वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है। वो सारी चीज़ों के बाद आपको एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलता है, और वो हर 3 साल बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। आपको 3 साल बाद बताना पड़ता है, मतलब एक प्रूव करना पड़ता है भी मैं फिट हूँ टीचिंग के लिए। इस सर्कमस्टेंस में मैंने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड किया है, जो भी नया सिस्टम आया है या जो भी चीज़ें आ रही हैं नई सिस्टम में, कुछ ना कुछ तो चेंज होता रहता है 3 साल के अंदर अंदर। तो जो भी नए नए चेंजेस आए हैं, मैंने अपने आप को उस चीज़ में, उस सिस्टम में ढाल लिया है। तो मैं अभी फिट हूँ, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो भी नया सिस्टम आया उसमें। तो आपको उसके लिए फिर से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो जी न्यूजीलैंड में पढ़ाने के लिए। ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों के लिए है। अगर आपको ट्रकिंग में जाना है, अगर आपको किसी आईटी कंपनी में जाना है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। किसी के लिए कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, किसी के लिए आइलेट्स या पीटी देनी पड़ती है, किसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, किसी के लिए वेस करवाना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ रहेगी, आपके पास ऑब्वियसली बात एक्सपीरियंस तो होगा, क्योंकि तभी आप अप्लाई कर रहे हो टीचिंग के लिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ भेजने पड़ेंगे। खुद नहीं भेजोगे, वो इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली डील करेंगे, मतलब उनके थ्रू हो जाएगा, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सीलबंद होकर जाती हैं, उनको चाहिए होते हैं। वो एक वेरीफाई करते हैं भी हाँ भाई, इस बंदे के जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं या जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, तो उनको वैलिडेट करते हैं भी ये सही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इंडिया में बैठे बैठे, मतलब न्यूजीलैंड में नहीं हो और न्यूजीलैंड से बाहर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ा करो। भी जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं भी, जैसे अब मेरे से कहीं पूछते हैं भी यार, अगर मैंने, जैसे इन्होंने बोल दिया भी पीएचडी के 6 पॉइंट हैं और उसके बेसिस पे आपको रेजिडेंसी के भी 6 पॉइंट मिलते हैं, तो आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो। तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं भी भाई, हमें इंडिया में बैठे बैठे भी हमने पीएचडी किए, तो हम इंडिया से बैठे बैठे रेजिडेंसी की फाइल लगाएं तो हो जाएगा? अब उसके लिए मैंने आपको फिर बताया भी, आपका कुछ भी यहाँ का नहीं है। या तो अगर आप, क्योंकि सपोज करो आपकी रेजिडेंसी होगी, तो आपको अगर बेसिक रेजिडेंसी भी लेनी है तब भी आपको आइएलटीएस या पीटी देना पड़ेगा। अब आपको कितने बैंड चाहिए, आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ तो चाहिए। ऐसा नहीं है भी आप किस बेसिक आपने वहां पे कोई एक्सपीरियंस लिया इंडिया में या कोई आपने क्वालिफिकेशन किया, जस्ट उसी के बेस पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे किसी ना किसी वे में कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा, चाहे आपका क्वालिफिकेशन का, चाहे आपकी इंग्लिश का, चाहे आपके एक्सपीरियंस का। आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा भी हाँ, मैं फिट हूँ इस चीज के लिए, इस रोल के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे जॉब या मुझे एजुकेशन या मुझे रेजिडेंसी, कुछ भी जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो मुझे दे दो। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना है भी आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मेरा सजेशन ये है भी पहले आप उन चीजों को पूरा करने के लिए ट्राई करो। जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं फिर आप एकदम से फाइल लगाओ, क्योंकि आपकी क्या होता है, आप हर चीज की एक लिमिट होती है ना। जैसे आपने फाइल लगा दी, आप उसके बाद उन्होंने बोल दिया आपको पीटी में इतने मार्क्स चाहिए या आपको वेस्ट करवाना है, तो आपके वेस्ट करवाने में सपोज करो 4-5 महीने निकल गए, क्योंकि वेस्ट में टाइम निकल जाता है। सपोज करो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो दोनों यूनिवर्सिटियां अपने अपने हिसाब से वो वहाँ भेजेंगी डॉक्यूमेंट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्टें भेजेंगी। कई बार खराब किस्मत होती है, सरकारी यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने किया होता है, तो उस चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि वो उनका तो भगवान ही भरोसे है, उनको कब भेजते हैं उनका कुछ नहीं पता। तो बस ये भी पहले डिटेल में जाओ, सब पॉसिबल है, सब कुछ होता है। बहुत लोगों ने इंडिया में बैठे बैठे अपने वर्क वीजा भी लिए हैं, अपनी रेजिडेंसी भी ली है, बहुत कुछ किया है, तो होता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा भी होता नहीं है, पर आप उस डिटेल में जाओ और डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करो और जो भी आपको चाहिए वीजा या रेजिडेंसी आपको सब मिलेगा। फिर भी आपको अगर लगता है भी यार ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं ट्राई करूंगा उसको सिंपल में बताने की। कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, अपने आसपास हो जगह सफाई रखो। तब तक के लिए रब रखा।